दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंदर से शुभ की घबराई हुई आवाज आई। दरवाजे पर इतनी रात में कौन है? इतनी तेज बारिश हो रही है। बोलते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। सामने सुमन खड़ी हुई थी। तुम्हारी माँ घर पर है तो उनको बुलाओ। माँ तो मामा के यहाँ गई है, पिताजी भी। आप अंदर आइए ना। बताओ क्या हुआ है? इतनी रात को आपका यहाँ आना, वो भी आंधी तूफान बारिश में, कुछ सही नहीं लग रहा। तुम्हारी माँ घर पर होती तो बताती ना, अब तुमको क्या बताऊं। सुमन वापस पलटने लगी। काकी, 1 महीने बाद आपकी बेटी मेघा और मेरा विवाह है और आप मुझसे कुछ बोल नहीं पा रही हो। इतना पराया हूं मैं, तो अपनी बेटी क्यों सौंप रही हो मुझे? ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ मेरी बचपन की सहेली है, उससे दिल की बात कर लेती। उसकी गैर मौजूदगी में तुमसे कुछ कह दिया तो कल के दिन ना जाने कैसी बात फैल जाए। अब आप मुझे डरा रही हो। वो है ना राजवीर, आज फिर से मेरे घर आया था। उसने मेरी बेटी से विवाह करने की इच्छा जताई है। तुम जानते हो ना, राजवीर पहले से ही विवाहित है, परंतु वो इस गांव का बड़ा आदमी है और उसको हम कैसे रोके ये समझ नहीं आ रहा। एक अकेली औरत का जवान बेटी को पालना आसान नहीं होता। फिर एक ही रास्ता है, आज ही मेरा और मेघा का विवाह करा दीजिए। ऐसे कैसे? अभी तुम्हारे माँ पिताजी कोई घर पर नहीं है और इतनी डरावनी रात कोई शुभ संकेत नहीं है। विवाह के लिए सारे दिन शुभ ही होते हैं। सुमन समझ चुकी थी कि मेघा को बचाने का आखिरी रास्ता है। वो शुभ के साथ घर की ओर चल दी। शुभ को ऐसा लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा और जो भी उसका पीछा कर रहा था उसको देखकर शुभ ने एक रहस्यमय मुस्कुराहट लबों पर सजाई और आगे बढ़ गया। बेटा, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? हाँ काकी, बिल्कुल। कुछ ही देर में सुमन, शुभ और मेघा एक जगह खड़े थे। मेघा बेटी, मैं जानती हूँ तुमको सुन के अजीब लगेगा, परंतु इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे पास उस राजवीर बूढ़े से बचने का एक ही रास्ता है। शुभ से अभी विवाह कर लो। मेघा ने सिर झुकाकर अपनी माँ की बात मान ली। आज उसने शुभ को देखा भी पहली बार था, परंतु माँ के फैसले से उसको कोई ऐतराज नहीं था। काकी, पास में जो मंदिर है ना, हम उसमें जाते हैं। आप घर में ही रहना। वो राजवीर खाली घर या सबको साथ में देखेगा तो शक करेगा। मैं और मेघा मंदिर में जाके विवाह करते हैं। आप यही प्रतीक्षा करो। माँ के बिना बेटी का विवाह कैसे होगा? हो जाएगा, आप चिंता मत करो। मजबूरी में सब हो जाता है और हम जो कर रहे हैं वो भी एक अच्छा ही काम है। इधर न मेघा को कुछ ठीक लग रहा था न सुमन को, परंतु समय अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था। दोनों माँ बेटियों में से किसी की जुबान खुल ही नहीं पाई। शुभ मेघा को लेकर आगे बढ़ गया। बारिश अब पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। शुभ मेघा को लेकर एक सुरंग के सामने आकर रुक गया। मेघा, अंदर आओ। रुक क्यों गई? शुभ सुरंग के रास्ते से अंदर जाने लगा। ये सुरंग तो मैंने आज तक नहीं देखा, और उस पर कौन सा मंदिर है? शुभ ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? हमारे गांव में पत्नी होने वाले पति के सामने जबान नहीं खोलती। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था, मेघा सहम गई और चुपचाप उसके साथ अंधेरी सुरंग के रास्ते बाहर निकलने लगी। कुछ ही देर में वो एक खंडर के सामने खड़े थे। ये तो कालखंड किला है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ताकि तुमको यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद कर सकूं। पर क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने एक गरीब साधारण शकल लेके मुझसे विवाह करने का सपना देखा है। तुम भूल कैसे गई कि शुभ ठाकुर, जो इस गांव का सबसे सुंदर युवक है, इतना अमीर है, वो तुमसे विवाह कैसे करेगा? परंतु ये रिश्ता तो आपकी माँ लाई थी ना, हमने तो मना किया था। हमारा कोई मेल नहीं, आप लोगों ने ही जबरदस्ती रिश्ता तय किया था। क्योंकि मेरी माँ को संस्कारी लड़की चाहिए थी और तुम
मेरी माँ को देख के बड़ा संस्कारी बनने का ढोंग करती हो। इस गांव में 5 साल बाद लौटा हूं, तुमसे नहीं मिला तो क्या हुआ? हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम कैसी लड़की हो। अरे राजवीर के जवान बच्चे हैं और वो तुम्हारे घर के चक्कर काट रहा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है, तुमने ही उसको फंसाया होगा, नहीं तो बुढ़ापे में कोई ऐसी हरकत नहीं करता, समझी तुम? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको शादी नहीं करनी तो मत कीजिए, मुझ पे ऐसा इल्जाम तो मत लगाइए। मेघा घर जाने को मुड़ी, तभी शुभ ने उसको खींचकर कालखंड के किले के अंदर ढकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब कोई भी गांव का आदमी इस द्वार को नहीं खोलेगा। इस कालखंड किले को लेकर लोगों के दिल में इतना भय है कि इसके अंदर जाना तो दूर की बात, कोई इसके आसपास भी नहीं गुजरता। और इस चीज़ का फ़ायदा मैं उठाऊंगा। अब वो होगा जिसके बारे में मैंने सोचा है। शुभ, आप ये क्यों कर रहे हो? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं यहाँ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये एक भयानक किला है, मुझे इसके अंदर मत छोड़कर जाओ। आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। आप मुझे माफ कर दो, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे इस कालखंड किले में छोड़कर मत जाओ। शुभ के कानों में उसके चीखने की आवाज पड़ रही थी और उसको खुशी हो रही थी। वो अपने कान बंद करके आगे की ओर बढ़ गया। चलते चलते वो गांव के बीच आ गया। गांव में लोगों को सुमन काकी सच बताए कि मेघा मेरे साथ गई थी, उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। अचानक ही उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सुनो भाइयों सुनो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरी माँ, जो कि एक बहुत बड़ी ठकुराइन है, उन्होंने अपनी सहेली सुमन की बेटी का विवाह मेरे साथ तय किया था, यही सोचकर कि गरीब घर की बेटी है, मान सम्मान और संस्कार से भरपूर होगी। परंतु उसने देखा उसने मेरे साथ क्या किया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगे। शुभ ने जब देख लिया कि सारे लोग आसपास आ गए हैं, तो उसने अपना रोना धोना फिर से शुरू कर दिया। भाइयों, कल रात सुमन काकी हमारे घर आई थी और वो बोल रही थी कि उनकी बेटी को किसी राजवीर से खतरा है, और इस बात से मैंने उनकी बेटी मेघा से विवाह करने का निश्चय किया था। और देखो, वो मुझे मंदिर ले गई विवाह करने के बहाने, परंतु उसने मुझसे विवाह नहीं किया और वो किसी और के साथ चली गई। अब आप ही लोग बताओ, जो विवाह हमारा 5 साल पहले तय हुआ था, अब वो विवाह टूट जाएगा तो गांव में कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? लोग तो मुझे ही गलत सोचेंगे ना। अरे ये क्या हो रहा है ठाकुर बाबू? क्या सच में मेघा तुमको छोड़कर किसी और के साथ चली गई है? मैंने तो सुना था राजवीर का आजकल उनके घर बहुत आना जाना है। राजवीर के घर तो जाकर पता करो, कहीं वही चली गई हो। नहीं, वो राजवीर के घर क्यों जाएगी? अगर वो राजवीर है तो मैं भी ठाकुर हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसने दौलत के लिए मुझे ठोकर मारी है। मुझे तो लगता है कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए उसने मुझे धोखा दिया है। ये सारी बातें सुनकर सुमन भी वहां आ गई और शुभ को और गांव के लोगों को अचंभित होकर देखने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर तमाशा क्यों लगा हुआ है। सारी बातें उसने अपने कानों से सुनी थी, परंतु जैसे उसको मेघा पर बहुत भरोसा था। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, और अगर तुम्हारी कही बात सच हुई तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपनी बेटी को खुद ही अपने हाथों से मार डालूंगी। इतना बोलकर सुमन जी मेघा की खोज में आगे की ओर बढ़ने लगी। शुभ ठाकुर ने देखा कि अगर सुमन अपनी बात पर कायम रही तो मुसीबत आ सकती है। वो एक बहुत ही खुददार औरत थी। वो कहीं ना कहीं से मेघा को ढूंढ लेगी और मेघा का मिलना शुभ के लिए कराए पर पानी फेरने जैसा था। अरे काकी, आप कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं लगता कि वो इस गांव में है। मैंने उसको दौलतपुर गांव की ओर जाते हुए देखा था। इस गांव में ढूंढना बेवकूफ़ी होगा। आप एक काम कीजिए, आप दौलतपुर गांव में जाकर उसको ढूंढिए। अगर वो मिल गई तो उसको वापस लेकर आना। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, भले ही उसने मेरे साथ जो भी किया हो।
परंतु मैं आज भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं दौलतपुर गांव की ओर जाती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी लौट कर आऊंगी अपनी बेटी के साथ, और जिस लड़के के साथ भी उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है उसको भी गांव में घसीट कर और अपनी बेटी मेघा को भी अपने हाथों से कत्ल करूंगी। यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें भी मैं राजा के दरबार तक ले जाने से परहेज नहीं करूंगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सुमन जी की आखिरी बात सुनकर एक पल के लिए शुभ ठाकुर भी चौंक गया। उधर दूसरी तरफ कालखंड खंडर के अंदर मेघा बुरी तरह चिल्ला रही थी। अब उसकी आवाज धीरे धीरे मध्यम होने लगी थी। रात का समय था और अब वो खंडर पूरी तरह से एक कब्रिस्तान जैसे माहौल में तब्दील हो चुका था। उसको यकीन हो गया था कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। मैंने सुना था जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उसमें गिरते हैं, परंतु शुभ के साथ ऐसा नहीं हुआ। शुभ ठाकुर ने मेरी माँ और मुझे दोनों को धोखा दिया है। उसने पति बनने से पहले ही मेरे साथ इतना सब कर दिया, मुझे यहाँ कैद कर दिया। मैं कैसे निकलूं इस जगह से? यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। फिर मेरी मदद कौन करेगा? क्या मैं अब कभी भी इस अंधेरी जगह से नहीं निकल पाऊंगी? एक बार और उसकी चीख बुलंद हो गई। कालखंड द्वार के बाहर से एक रानी और राजकुमार लंबी यात्रा से वापस आ रहे थे। अंदर से मेघा की चीख सुनी तो राजकुमार ने अपनी माँ रानी से कहा, रानी माँ, मुझे लगता है अंदर किसी के रोने की आवाज आ रही है। क्या आपको ये आवाज सुनाई दी? नहीं राजकुमार, हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। और रही इस कालखंड खंडर की बात, तो ये बहुत ही श्रापित खंडर है। इसके आसपास कोई नहीं भटकता। बहुत वर्षों पहले यहाँ पर एक हत्या हुई थी, उसके बाद से ये बंद कर दिया गया है। आप इन आवाजों पर ध्यान मत दो। सुना है जो अधूरी आत्माएं होती हैं वो रात में भटकती रहती हैं। हमें जल्द से जल्द महल पहुंचना चाहिए। माँ, आप भी ना कैसी कैसी बातों पर यकीन करती हो। मुझे ये आवाज किसी इंसान की लग रही है, किसी आत्मा की आवाज नहीं लग रही। और जरूरी नहीं है कि अगर रात में खंडर के अंदर से आवाज आ रही हो तो आत्मा की ही आवाज हो। क्यों ना हम एक बार चल करके देख लें, क्या पता कोई मुसीबत में हो। हम इस राज्य के राजकुमार हैं और आप रानी। हमारा कर्तव्य है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। राजकुमार, आपको कितनी बार समझाया है, आप किसी चीज में बहस मत किया कीजिए। अभी राजमहल चलते हैं, हमें देरी हो रही है। वहाँ हमारी बेटी भी चिंतित होगी। हम 3 दिन में आने वाले थे, परंतु हम 7 दिन में लौट रहे हैं। हम पहले ही बहुत समय खराब कर चुके हैं, अब और एक पल नहीं कर सकते। राजकुमार माँ की बात टाल नहीं सकते थे, इसीलिए वो माँ के साथ आगे बढ़ गए। परंतु वो मुड़ मुड़ के उस खंडर की ओर देख रहे थे जहाँ पर मेघा कैद थी। राजकुमार और रानी महल में प्रवेश कर गए। रात इतनी ज्यादा हो गई थी कि कोई किसी से नहीं मिला और दोनों अपने अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगे। शायद माँ ठीक ही कह रही है, हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। मेघा अब भूख और प्यास से निढाल हो चुकी थी। बस एक मौत थी जो अब तक उसको लेने नहीं आई थी। इस अंधेरे और खौफ ने उसको जैसे एक जिंदा लाश बना दिया था। अब उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए या उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। उधर राजकुमार 3 दिन बीत जाने के बाद भी परेशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो चीज है जो उनकी आंखों से ओझल हो रही है। ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मुझे इंसानों में और आत्माओं में थोड़ा तो फर्क लगता है। कभी आत्मा देखी नहीं, परंतु उस रात की वो जो चीख है आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। इस राज्य का राजकुमार होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मुझे जाके एक बार दिल को तसल्ली कर लेनी चाहिए। यदि मेरी प्रजा का एक भी आदमी दुखी हुआ तो ये घोर पाप हो जाएगा। राजकुमार घोड़े पे कालखंड किले के बाहर जा पहुंचे। उन्होंने द्वार खोला, सामने कोई नहीं था। इधर उधर देखने के बाद उनकी नजर मेघा पर गई जो आखिरी सांस गिन रही थी।
राजकुमार मेघा के पास गए और उसकी हालत देख के राजकुमार की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कौन हो तुम? मेघा में हिम्मत होती तो जवाब देती, उसकी आंखें भी बंद थी। राजकुमार ने मेघा को उठाया और महल ले आए। महल लाकर राजकुमार ने वैद को बुलाया। कुछ ही देर में वैद और महारानी साथ में आए। राजकुमार, कौन है ये लड़की और इसकी स्थिति इतनी खराब क्यों है? ये वही लड़की है जो उस दिन खंडहर में थी और जिसके चीखने की आवाज सुनी थी। उस दिन आपसे हमने कहा था, परंतु आपने यकीन नहीं किया। लोगों की बातों पर भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि जो असल में मुश्किल में हो उसको जान ही खोनी पड़े। आप ठीक कह रहे हो। आपकी बात हमको मान लेनी चाहिए थी। आवाज हमने भी सुनी थी, परंतु डर गए थे आपको कुछ हो न जाए। वैद्य जी, आप जल्दी से लड़की को देखिए और पता कीजिए क्या हुआ है लड़की को, और जल्दी से होश में लाइए इनको। अपने हाथों से सजा देंगे उनको जिन्होंने हमारे राज्य की लड़की के साथ ऐसा किया। उधर शुभ और राजकुमारी दोनों जंगल में एक पेड़ के छांव में बैठे हुए थे। शुभ, हमें 2 महीने हो गए ऐसे ही मिलते हुए, आप हमसे विवाह कब करेंगे? राजकुमारी, आपसे विवाह आज ही कर लें हम, परंतु हमको महारानी से बात करनी होगी ना, और उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं हम। आप ही बात कीजिए ना महारानी से। शुभ, हम माँ से तो बात कर ले, परंतु हमारे बड़े भाई इस विवाह के लिए कभी भी नहीं मानेंगे और महल में वो ही होता है जो भाई चाहते हैं। तो फिर आज से मिलना बंद। नहीं नहीं, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती अब। तो फिर करो बात हमारे बारे में। आप तो बोलते थे आप अपने माँ बाबा को हमारे यहाँ भेजेंगे, फिर अब तक आपने उनको भेजा क्यों नहीं? क्योंकि माँ बाबा डरते हैं राजमहल आने से। माना हम ठाकुर हैं, परंतु तुम राजकुमारी हो। आज तक सुना है कि राजकुमारी महल से निकल करके हवेली गई हो? हाँ, बात तो आपकी भी ठीक है। आज मैं माँ और भाई से बात करूंगी। राजकुमारी उठकर महल की ओर चल दी। तभी राजकुमारी को महसूस हुआ कोई उनका पीछा कर रहा है। राजकुमारी ने पलटकर देखा तो एक साया आया और गायब हो गया। ऐसा लगा था जैसे पीछे कोई हो। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मेरा वहम होगा। राजकुमारी आगे बढ़। देखो काकी, आप चुपचाप चली जाओ। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। मेरे परिवार ने संस्कार दिए हैं मुझे। आप मजबूर न करो मेरे को। और सुनो, मेरे और राजकुमारी के बीच में आने की जरूरत नहीं है। चलो, इन सब बातों से एक बात तो साफ हो गई, मेरी बेटी बदचलन नहीं थी, तुम ही उसके काबिल नहीं थे। अब ये बताओ, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ रखा है तुमने उसको? शायद मर गई होगी अब तक, और आप नहीं मरना चाहती हो ना, तो चली जाओ ये गांव छोड़ करके। बूढ़ी औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहता मैं पूरे गांव वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई लाकर रहूंगी। तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। हाँ, हो सकता है आपकी बात सच हो। आप गांव में ये बात बता दो। चलो, तब तक आपको आपके ही घर में कैद कर देता हूं। आपके घर के अंदर आपको कोई कैद भी नहीं होगी और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। शुभ ने सुमन को उसी के घर में बंद कर दिया और चाबी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उधर राजकुमारी महल आई तो देखा राजकुमार और महारानी दोनों ही कक्ष में नहीं थे। वो उनको ढूंढते हुए वहां आ गई, जहां राजकुमार और महारानी दोनों ही मेघा के पास बैठे थे। ये लड़की कौन है माँ? अभी इसको होश आ जाए तो पता लगे। अभी हमको भी इस बच्ची के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। राजकुमारी भी वहीं बैठ गई। कुछ ही देर में वैद्य ने उसको देखने के बाद कहा, महारानी, ये बच्ची कई दिनों से भूखी थी और डर और अकेलेपन ने इसकी हालत इतनी खराब कर दी है। इसको जल्दी से कोई ऐसी दवाई दो जिससे ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमको पता करना है ऐसा कौन था जिसने बच्ची की ये हाल की। महारानी उठकर बाहर आ गई। भैया, आप भी आराम कीजिए, महल में सेवक है, उसकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। जिसने लड़की का ये हाल किया है वो राजमहल भी आ सकता है और लड़की को फिर से मारने की कोशिश कर सकता है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे यहीं रह के लड़की को होश में आने की प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसे ही रात हो गई। अब मेघा ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। लेटे लेटे ही उसके मुंह से निकला, माँ माँ,
कहाँ हो आप? माँ, मुझे खाना दे दो, पेट बहुत दर्द कर रहा है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। बस एक रोटी दे दो माँ, बस एक रोटी, भूख से आते खिंच रही है। ये देखकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक सेवक को इशारा किया। अगले ही पल सेवक ने खाने की थाली मेघा के सामने रख दी। मेघा इतनी भूखी थी, थाली में खाना देखकर उठकर बैठ गई। इधर देखा न उधर और आधी खुली आंखों से खाना खाने लगी। जब मेघा के पेट में खाना गया तो उसकी आंखें भी अब पूरी तरह खुल गई और उसने इधर उधर देखा तो राजकुमार को सामने देखकर घबरा गई। डरो नहीं, तुम सुरक्षित हो। मेरी माँ कहाँ है? धीरे धीरे करके उसको सब याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब तक महारानी भी वहां आ गई थी। रानी के आते ही राजकुमार बाहर आ गए। सुनो बेटा, हमें बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम हमको कालखंड किले में मूर्छित मिली हो। मेघा ने सारा कुछ महारानी को बता दिया। तुम फिक्र मत करो, अभी किसी से इसके बारे में मत बोलना। हम जल्द ही उस लड़के को सजा देंगे और तुम्हारी माँ को भी खबर करेंगे। तुम यहाँ हो, वो तुमको आकर ले जाएंगी। महारानी बाहर निकल गई। तभी राजकुमारी मेघा के पास आई। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेघा। भाई बता रहे थे तुमको किसी अपने ने कैद किया था उस विचित्र द्वार में। महारानी बोलकर गई है अभी ज्यादा कुछ नहीं बताना किसी को। तो क्या रानी ने राजकुमार को सब बता दिया? बोलो ना, कौन था वो? उस लड़के से मेरा विवाह होने वाला था। 5 साल से रिश्ता तय था। 5 साल पुराना विवाह तोड़ दिया और तुमको मारने की भी कोशिश की। सच में तुम तो बहुत बदकिस्मत हो। नहीं तो प्रेमी तो आजकल जान तक वार देते हैं अपनी होने वाली पत्नी और प्रेमिका के लिए। मेघा की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी धीरे से बोली, तुमको एक बात बताऊं, मेरा भी प्रेमी है। जल्द ही माँ और भाई से उनको मिलाने वाली हूँ, परंतु वो मुझसे बहुत प्रेम करता है और एक बार नाराज हो गई थी उनसे तो उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी थी। जैसे तैसे जान बची। सच में हूँ तो मैं किस्मत की धनी। वैसे अभी तुमको ये बात जो मैंने बोली तुम किसी को बोलना नहीं। अभी मैं जाती हूँ अपने कक्ष में, तुम आराम करो। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। मेघा को राजकुमार ने महल के बाहर जाने को मना कर दिया था और सुमन जी अब तक मेघा को लेने नहीं आई थी। मेघा का मन नहीं लग रहा था। एक रात मेघा बहुत परेशान थी। वो अपने कक्ष से निकली और बाहर आ गई। मेघा ने देखा राजकुमारी अपनी खिड़की पे खड़ी तारों को देख रही थी और बार बार दरवाजे को भी। वहीं मेघा के दिल में हजारों अरमान थे। कौन लड़कियां होती हैं वो जिनकी किस्मत में प्रेम और अच्छा पति होता है? हम जैसी साधारण लड़कियों को तो कोई प्रेम करने से रहा। और जहाँ तक मैंने देखा है, जिस बेटी की माँ को, नानी को कभी प्रेम ना मिला हो पति से, उसकी बेटियों को कैसे मिल सकता है? ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया है। राजमहल में अब उसका दम घुट रहा था। वो इधर उधर घूमने लगी। तभी उसकी नजर राजकुमारी की खिड़की पर गई, जो इस समय किसी के साथ खड़ी हंस रही थी। राजकुमारी को मुस्कुराते देखकर मेघा के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। सुना है जिसकी दुनिया उजड़ गई हो उसको किसी की खुशियों को ऐसे निहारना नहीं चाहिए, नजर लग जाती है। मेघा ने नजर फेर ली और जैसे ही मुंह दूसरी तरफ किया उसको कुछ तो महसूस हुआ। मेघा सीधी खड़ी हो गई और सामने जो उसने देखा उसकी आंखें हैरत से फैल गई। राजकुमारी और शुभ दोनों साथ में खड़े हुए थे। तो क्या राजकुमारी का प्रेम शुभ है? राजकुमारी के लिए उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो तेजी से आगे बढ़ी। शुभ ठाकुर भी अब राजकुमारी से विदा लेकर महल का द्वार पार करने वाला था। अचानक किसी ने शुभ का हाथ पकड़कर एक और खींच लिया। कौन है? महारानी शुभ को इशारा करते हुए बोली, आवाज नीचे करो, किसी ने सुन लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा भी क्या हो गया? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? वो लड़की मेघा महल में है। क्या? कैसे? कब? राजकुमार उसको ले आए हैं
और उनको सच पता लगने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। अभी तो जैसे तैसे मेघा को मैंने मना किया है राजकुमार को सच बताने से, परंतु ज्यादा दिन रोक नहीं पाऊंगी। इससे पहले कि सच खुल जाए तुम राजकुमारी को लेकर यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे ले जाऊं? आपके कहने से मैंने उस बेवकूफ और हर बात पे जिद करने वाली राजकुमारी को प्रेम जाल में फंसाया। आपको पता भी है कि 1 महीना उसके साथ कितना मुश्किल था काटना, और अब आप मुझे वो देने की बजाय जिसका आपने मुझसे वादा किया था वो भूल करके उस बेवकूफ राजकुमारी को मेरे पल्ले बांध रही हो। अरे मेरी बात तो सुनो, राजकुमारी को ले जाओ। जो वादा किया है वो सब मैं तुमको दे दूंगी, परंतु अभी देरी की और मेघा और राजकुमार मिले तो तुमको फांसी तक पहुंचा देंगे। समय नहीं है तुम्हारे पास, और ना ही राजकुमारी को अब महल में रख सकती हूँ। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, राजकुमार से आप इतना प्रेम करती हो और राजकुमारी से इतनी नफरत क्यों? दोनों ही आपके सौतेले बच्चे हैं ना, तो एक से नफरत एक से प्रेम। उसकी भी एक वजह है। राजकुमार सारी जिंदगी महल में ही रहेंगे, उनका जो है वो मेरा ही है, और राजकुमारी आधी संपत्ति लेकर चली जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती। इसीलिए तुमको राजकुमारी सौंप रही हूँ। उसको मारना है बाकी लड़कियों की तरह तो मार देना, परंतु मेघा की तरह जिंदा न छोड़ना। कल के दिन मैं कोई मुसीबत नहीं चाहती। पीछे से राजकुमारी की सिसकी उभरी। शुभ, हर रोज मैं आपको तब तक जाते हुए देखती हूँ जब तक आपकी आखिरी झलक दिखाई देती थी, परंतु आज इसी आदत ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया। शुभ, आपने मेरे साथ छल किया और मेघा को मौत के मुंह में धकेलने वाले आप थे। और माँ, आप तो मुझे उस दिन से पाल रही हैं जब मैं 2 महीने की थी, तब भी आज तक आपके दिल में ममता नहीं आई। अच्छा, तो तुमने सच सुन लिया। चलो कोई बात नहीं, शुभ इसको भी मार डालो। मेघा तेजी से सामने आई। शुभ, तुम मुझे जीते जी मार चुके हो, राजकुमारी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। शुभ ने मेघा को बालों से पकड़कर उसको घसीटा। पीछे से राजकुमार की आवाज आई, सैनिकों, शुभ और रानी माँ को कारावास में डलवा दो और पूरे गांव में मुनादी करा दो कि आज से 1 महीने बाद दोनों को फांसी दी जाएगी। राजकुमार ने राजकुमारी के पास आकर कहा, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, इन आंसुओं को बचा करके रखो। जिस दिन मर जाऊं सारे आंसू एक साथ बहा देना। भाई, दिल से प्यार किया था मैंने शुभ से, कैसे सहूंगी ये सब। मेघा को देखो, वो 5 साल से उसके रिश्ते में बंधी थी, वो मौत को छू कर आई है, और देखो आज भी जान की बाजी लगा दी थी तुमको बचाने के लिए। मैं मेघा जितनी मजबूत नहीं हूँ। बंद करो अपनी ये बकवास, निकालो इस मेघा को इस महल से। ये मेरा महल है। ये महल मेरा है, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मैंने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा। सैनिकों ने शुभ और महारानी को कारावास में डाल दिया। राजकुमार, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे माँ से मिलना है, माँ चिंतित होंगी। तुम्हारी माँ चिंतित नहीं है। कई रात पहले जब तुम नींद में थी सारी बातें दोहरा रही थी, और मैंने एक नहीं कई बार शुभ का नाम सुना था तुम्हारे मुंह से। फिर मैंने महारानी को तुमसे बात करते हुए देखा, मैं सब समझ गया था। फिर मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ से मिला था, और उन्होंने मुझे सब सच बता दिया था। मैं तो बस एक सही मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम यहीं रहोगी, इस महल की रानी बन करके। अब महारानी कारावास में है, किसी को तो उसकी जगह लेनी होगी ना। मैं किसी साधारण इंसान की पत्नी नहीं बन पाई, आज राजमहल की रानी क्या खाक बनूंगी। ये एक राजकुमार का फैसला है, और अगर तुम ठुकराना चाहो तो ठुकरा भी सकती हो। मेघा की आंखों में आंसू थे। गांव के एक छोटे ठाकुर ने उसको कहाँ लाके गिराया था, और आज इस राज्य का राजकुमार उसके सामने सवाल लिए खड़ा था, रानी बनने का। मुझे एक बार माँ से बात करनी होगी। तुम्हारी माँ से मैं पूछ चुका हूँ, उनको कोई ऐतराज नहीं है। अब बस तुम हाँ कर दो और राजकुमारी यानी मेरी छोटी बहन को एक माँ जैसा प्यार दो, जिसके लिए वो तरसती रही है। मैं आपसे वादा करती हूँ, राजकुमारी को कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। आज आप यहाँ नहीं होती तो आज मेरा भी अंत हो चुका होता।
शुभ के हाथों। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरा वादा है तुमसे। महल की हंसी और मेघा की उदास जिंदगी में फिर से रंग भर गए थे।